फ्रेंड्स, मैं आज के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशंस। मेरा ये प्रेजेंटेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं स्पेसिफिसिटी, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, ये तीन मेथड वैलिडेशन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग पैरामीटर्स मैं पार्ट 2 में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, मेन टॉपिक से जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूं। अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपके हाथ में क्या रहता है? आपके हाथ में स्पेसिफिकेशंस एंड मेथड ऑफ एनालिसिस रहता है। तो दोस्तों, आपने कभी एनालिसिस करते ही ये सोचा, मैंने जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किया मेथड वैलिडेशंस एनालिसिस करने के टाइम में मैंने जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर किया, सैंपल सॉल्यूशंस है, चाहे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है, रेफरेंस सॉल्यूशंस है, स्टॉक सॉल्यूशंस है, जो भी सॉल्यूशंस है, इसको कितना दिन तक मैं यूज कर सकता हूं? कहां पे कुछ आपने कभी सोचा कि कभी कभी मेथड ऑफ एनालिसिस में आपके पास एक नोट पॉइंट रहता है कि सॉल्यूशन इज स्टेबल अप टू 24 आवर्स, 48 आवर्स और इट विल बी स्टोर्ड बेंच टॉप 24 आवर्स एंड रेफ्रिजरेटर कंडीशंस 48 आवर्स, लाइक दैट। ये स्टेटमेंट रहता है। ये आपने सोचा ये स्टेटमेंट कहां से आता है? और एक स्टेटमेंट भी आपने मेथड ऑफ एनालिसिस में देखा होगा, एलओडी वैल्यूज रहता है, एलओक्यू वैल्यूज रहता है, लिमिट ऑफ डिटेक्शन वैल्यूज, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन वैल्यू। ये सब कहां से आया आपने कभी सोचा? और सपोज आपका जो मेथड है, सपोज आप एनालिसिस कर रहे हो और आपका कलीग एनालिसिस कर रहे हैं, दोनों को एक ही रिजल्ट मिलता है क्या? कुछ उसमें कुछ डिफरेंसेस आता है क्या? और सपोज आपका कंपनी में डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट लोकेशंस में लेबोरेटरीज है, सो ये मेथड सभी लेबोरेटरीज में सेम काइंड ऑफ रिजल्ट देते हैं क्या? ये क्वेश्चंस का आंसर कहां से आता है? इसी के लिए अपने को एनालिटिकल मेथड वैलिडेशंस के बारे में थोड़ा डीपली जानकारी लेना है। फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन इज दैट व्हाई एनालिटिकल मेथड नीड टू बी वैलिडेटेड? एनालिटिकल मेथड को क्यों वैलिडेट होना है? अभी आप आईसीएच गाइडलाइन का स्टेटमेंट दोस्त आप देखोगे तो वहां पे क्लियर कट स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज टू डेमोन्स्ट्रेट that it is suitable for its intended purpose. Suitable for intended purpose means क्या होता है? दोस्तों, आप जब एनालिसिस करते हो तो आपके सामने क्या रहता है? मेथड रहता है, और क्या रहता है? सैंपल्स रहता है जिसका आप एनालिसिस करने वाले हो, और क्या रहता है? आपके साथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू से आप एनालिसिस करने वाले हो, और क्या रहता है? और दोस्त, आप रहते हो एज एन एनालिस्ट जो एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हो। तो हमारा जो मेथड है, एनालिटिकल मेथड, ये सुटेबल फॉर ऑल होना है। ये सुटेबल फॉर सैंपल्स होना है, ये सुटेबल फॉर इंस्ट्रूमेंट होना है, ये सुटेबल फॉर एनालिस्ट होना है, और ये सुटेबल फॉर ऑल एंड अबव होना है। सो दैट इज व्हाई मेथड टू बी वैलिडेटेड। अगर एनालिस्ट टू एनालिस्ट चेंज हुआ तो भी मेरा मेथड में रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं होना है। इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट भी कुछ वेरिएशंस आना नहीं है। सपोज एक इंस्ट्रूमेंट में आपका रिजल्ट एक आ रहा है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आएगा तो आपका मेथड अच्छा नहीं है, वो मेथड का रॉबस्टनेस नहीं है। ओके दोस्तों, सेम वे आपका मेथड आपका सैंपल को एक्यूरेटली, प्रिसाइजली रिप्रोड्यूस रिजल्ट देना है, उसको स्पेसिफाई कर लेना है आपका मेथड, उसको सिमिलर काइंड ऑफ, सपोज आपको मालूम ही होगा ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, रिबोरोटेटरी, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इंप्यूरिटीज, कुछ भी रहता है, उसके सामने से आपका मेथड इतना परफेक्ट होना है कि आपका सैंपल्स को पकड़ लेना है। तो ये सुटेबल का मतलब ये है, सुटेबल मतलब आपका मेथड इज सुटेबल फॉर योर सैंपल्स, you're suitable for your instrument, suitable for your who is performing the analysis, analyst. फ्रेंड्स, नाउ आपका माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आता होगा, कौन सा मेथड वैलिडेट होना है? फ्रेंड्स, अगर हमारा स्पेकेनम है, आपके उठा लिया ना आपके हाथ में, तो आप देखेंगे जनरली हम लोग जब एनालिसिस करते हैं दो ही टाइप का मेथड रहता है। एक तो रहता है आपका फार्माकोपियल मेथड्स, दूसरा रहता है आपको इन हाउस मेथड्स। इन हाउस मीन्स inbuilt, that is developed method. Pharmacopoeia method means that is those method are listed in pharmacopoeia monographs like USP, BP, EP. अगर आपका मेथड फार्माकोपिया में लिस्टेड है तो वो केस में आपको मेथड वैलिडेशंस करने का जरूरत नहीं है। वो टाइम में अगर आप मेथड वेरिफिकेशंस कर लिया, सो दैट इज एनफ। मेथड वेरिफिकेशन नथिंग बट का आपका सुटेबिलिटी, आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ, आपका एनालिस्ट के साथ एक सुटेबिलिटी टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, सिंगल बैच का एनालिसिस, दैट इज एनफ। बट आपका मेथड अगर इन हाउस है तो वो टाइम में आपको मेथड को वैलिडेट करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा। तो हमारे कितना टाइप का मेथड है? जनरली हमारे जो टेस्ट रहता है वो यूनिवर्सल टेस्ट में आता है, जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट,
Okay, quantitative test for impurities content like related substances by HPLC, this kind of test. Limit test for the control of the impurities, residual solvents, and quantitative test for the active moiety, means assay test. So these are the generally test method that are need to be validated. फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे कितना मेथड वैलिडेशन पैरामीटर्स है एंड उसके बाद में एक एक पैरामीटर्स के ऊपर इन डिटेल डिस्कशंस करेंगे। मेरा ये जो प्रेजेंटेशन में बना रहा हूं इसमें खाली तीन ही रखा मैं, स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। बाकी का जो रिमेनिंग पैरामीटर्स है मैं नेक्स्ट पार्ट में देने वाला हूं। अभी दोस्तों जस्ट ऑनलाइन मैं बता रहा हूं एक एक पैरामीटर्स के बारे में। स्पेसिफिसिटी मींस ये कितना स्पेसिफिक है आपका मेथड, आपका एनालाइट के लिए कितना स्पेसिफिक है। एक्यूरेट है, आपका मेथड यूज करने के बाद आप जो रिजल्ट मिलता है वो कितना एक्यूरेट है वो दिखाता है। प्रिसिशन, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी मींस आपका मेथड सेम होमोजेनियस सैंपल्स को रिपीटेडली हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको कितना रिजल्ट कैसा आ रहा है, कितना आरएसडी कितना आ रहा है वो दिखाना का है। आपका मेथड डिटेक्शन लिमिट, आपका मेथड वो मिनिमम कितना अमाउंट तक वो डिटेक्ट करता है उसके बारे में बताता है। क्वांटिटेशन लिमिट, मिनिमम कितना अमाउंट वो क्वांटिफाई कर पाता है वो क्वांटिटेशन लिमिट है। लिनियरिटी, आपका जो रिजल्ट है कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमारा जो रिजल्ट है वो कितना तक लीनियर है वो ये पैरामीटर प्रूव करता है। रेंज, कितना रेंज से कितना रेंज, कितना कंसेंट्रेशन, मिनिमम रेंज कितना है, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन रेंज कितना है वो आपको प्रूव करना है। रोबस्टनेस, आपका मेथड का थोड़ा थोड़ा पैरामीटर्स का लिटिल छोटा छोटा पैरामीटर सब चेंज करने के बाद भी आपका मेथड कितना रिजल्ट देता है, कैसा देता है। और रोबस्टनेस है, मींस थोड़ा आपने चेंज किया फिर भी मेथड आपको रिजल्ट देना है। आपको सपोज आपने थोड़ा पीएच का एडजस्टमेंट करने में आपको कुछ हुआ कि मेथड पैरामीटर्स में कुछ हुआ, टेम्परेचर में सैंपल का कुछ हुआ, सो इसके बारे में मिड लिटिल चेंज के बारे में आपका मेथड कितना रिजल्ट सेम एक्यूरेट देता है उसके बारे में रोबस्टनेस है। एंड फॉलोड बाय सिस्टम सुटेबिलिटी, आपको मालूम होगा इफ यू आर डूइंग एचपीएलसी एनालिसिस की आपको रेजोल्यूशंस रहता है, आपका टेलिंग फैक्टर रहता है, आपको परसेंटेज आरएसडी रहता है, ठीक है, आपको थियोरेटिकल प्लेट्स रहता है। ये सब भी मेथड वैलिडेशन पैरामीटर्स के साथ ही वो वैल्यूज को डेवलप किया जाता है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, मैं आपको इनिशियल स्लाइड में बताया था ना आपको जो सॉल्यूशंस का स्टेबल कितना तक स्टेबल है। आपने जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया, आपने जो आपका रेफरेंस स्टॉक सॉल्यूशन, जो भी सैंपल सॉल्यूशंस, मोबाइल फेस जो भी आपने बनाया, ये कितना दिन तक स्टेबल है वो भी ये मेथड वैलिडेशन पैरामीटर में आपको वैलिडेट करना है। फ्रेंड्स, नाउ द फर्स्ट पैरामीटर हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेसिफिसिटी। तो पहले आईसीएच का स्टेटमेंट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में उसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे। आईसीएच का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्पेसिफिसिटी इज द एबिलिटी टू एसेस अनइक्विवोकली द एनालाइट इन द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट्स व्हिच मे बी एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट। तो दोस्तों आप अगर सोचो, आप जब एनालिसिस करते हो आपका मेथड क्या मेजर करता है? एनालाइट को। अभी आपने सोचो अगर आपका प्रोडक्ट चाहे आप एपीआई इंडस्ट्री में हो कि फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री में हो, आपका जो एनालाइट है वो अकेला नहीं रहता है। इन द सेंस अकेला नहीं रहता है, इन द सेंस रहता है कि अगर ड्रग सब्सटेंस भी आप उठा लो उसमें हर तरह का इंप्योरिटीज रहता है, उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स रह सकता है, ठीक है। ये ड्रग प्रोडक्ट में तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें वो तो इंप्योरिटीज का तो छोड़ो, उसमें बहुत सारा एक्सिपिएंट्स रहता है, 2-3 एक्टिव मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है, तो और ज्यादा क्रिटिकल है। बट आपका एनालिटिकल मेथड जो है वो इट हैज द एबिलिटी टू डिटेक्ट द ओनली द एनालाइट मॉलिक्यूल। ये इसको बोलता है दोस्त स्पेसिफिसिटी। मींस जब भी आपका एनालिटिकल मेथड बाकी सबका इंटरफेरेंस छोड़ के आपको एनालाइट को जिसके लिए आप एनालिसिस कर रहे हो वो मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर लेता है परफेक्टली, तो आपका एनालिटिकल मेथड का स्पेसिफिसिटी मेजर हो जाता है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे? तो स्पेसिफिसिटी प्रूव करने के लिए पहले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या रहता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या रहता है? आपको क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चर रहता है which are likely to be present. In addition, the identification test may be applied to materials structurally similar to closely related to analyte to confirm that a positive response is not apparent. Meaning इसका मीनिंग क्या रहता है? जब आप आपका सैंपल सब आपका मेथड से आप आइडेंटिफाई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट तभी देना है जब उसके आपका एनालाइट रहता है। अगर एनालाइट का तरह सिमिलर स्ट्रक्चर का कुछ मॉलिक्यूल है फिर भी वो अगर पॉजिटिव रिजल्ट देता है
तो फिर आपका मेथड का स्पेसिफिक, आपका मेथड, एनालिटिकल मेथड जो है वो आपके एनालिटिक के लिए स्पेसिफिक नहीं है। सो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में होता है। फ्रेंड्स, पिछले स्लाइड में हम लोग डिस्कस किए थे कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में कैसे आप स्पेसिफिसिटी डेमोन्स्ट्रेट करोगे। अभी ये सेम स्पेसिफिसिटी आप ऐसे एंड इम्प्यूरिटीज के केस में, इम्प्यूरिटी टेस्ट के केस में कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे उसके बारे में जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, इसमें दो सिनेरियो हो सकता है। एक तो है आपके पास आपका प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट सब्सटेंस का आपके पास इम्प्यूरिटीज अवेलेबल है, और दूसरा सिनेरियो है कि आपके पास इम्प्यूरिटीज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इसमें आपको स्पेसिफिसिटी दिखाना है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पास जब इम्प्यूरिटीज अवेलेबल है वो केस में आप कैसे स्पेसिफिसिटी दिखाओगे। तो पहले ऐसे के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब आपके पास इम्प्यूरिटीज अवेलेबल है। तो इसमें आप क्या करोगे, आपके पास जो प्योर डार्क प्रोडक्ट और डार्क सब्सटेंस रहता है ना, उसमें आप सर्टेन क्वांटिटीज आपका इम्प्यूरिटीज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको ऐसे एनालिसिस परफॉर्म करना है और आपको फाइनली डेमोन्स्ट्रेट करना है कि इवन आफ्टर एडिंग दोज इंप्यूरिटीज आपका ऐसे के रिजल्ट अनअफेक्टेड है। ठीक है, ये तो गया ऐसे के बारे में। इंप्यूरिटीज के बारे में क्या करोगे आप, इंप्यूरिटीज के बारे में भी आपको क्या करना, नॉन क्वांटिटी का इंप्यूरिटीज आपका ड्रग प्रोडक्ट और ड्रग सब्सटेंस में स्पाइक करना है ऑलरेडी। ठीक है, तो स्पाइकिंग के बाद क्या होगा, ऑलरेडी आपका उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ईच एंड इंप्यूरिटी आपको क्लियरली सेपरेट हुआ है वो आपको दिखाना है। अब नीचे जो क्रोमैटोग्राम्स में रखे हैं देखो दोस्तों, ये सेपरेटेड, क्लियरली सेपरेटेड पीक्स है। ईच पीक डिटेक्ट्स की ईच वन इंप्यूरिटीज रिजेंबल्स, ये रिजेम करता है कि ईच एंड एवरी, तो आपका जो भी इंप्यूरिटीज है प्रॉपर्ली सेपरेशन हुआ, मतलब प्रॉपर्ली डिटेक्ट हुआ है। और प्रॉपर्ली डिटेक्टिव मींस आपका मेथड स्पेसिफिक है और वो एनालिटिक के लिए, तो ये आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। ये तो गया वन सिनेरियो। अनदर सिनेरियो, आपके पास जब इंप्यूरिटीज है ही नहीं, वो केस में क्या कर सकते हो, वो केस में आप क्या कर सकते हो, आपको एक दो तीन ऑप्शन है। एक तो है आप फोर्स डिग्रेडेशन। फोर्स डिग्रेडेशन मींस फोर्सली आप इंप्यूरिटी जनरेट करो आपका प्रोडक्ट में एंड आप ऐसे का रिजल्ट और आपका इंप्यूरिटी प्रोफाइल्स कंपेयर करो, ऐसा करके देख सकते हो। अदरवाइज आपके पास कोई नॉन प्रोसीजर्स है, ऑलरेडी ओएल कैरेक्टराइज प्रोसीजर्स है, तो उस आपका मेथड के एनालिसिस और वो जो आपके पास ओएल कैरेक्टराइज्ड इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है, उनका रो रिजल्ट है, दो रिजल्ट को आपको कंपेयर करना। ऐसे करके आप स्पेसिफिसिटी आपका प्रोडक्ट का, आपका एनालिटिकल मेथड का प्रूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट पैरामीटर्स पे हम लोग आ गया, दैट इज एक्यूरेसी। सो फ्रेंड्स, एक्यूरेसी जैसे स्पेसिफिसिटी ये प्रूव करता है कि आपका मेथड आपका एनालाइट के लिए कितना स्पेसिफिक है। सेम वे ये एक्यूरेसी क्या प्रूव करता है कि आपका मेथड कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट इन द सेंस आपका मेथड कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो पहले हम लोग आईसीएच स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आईसीएच स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द एक्यूरेसी ऑफ एन एनालिटिकल प्रोसीजर एक्सप्रेसेस the closeness of agreement between the true value which is accepted either as a conventional true value or an accepted reference value and the value found। तो इसमें होता क्या है दोस्त, अगर सपोज आपने ऑलरेडी एक कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड ले लिया जिसका ऑलरेडी एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है, कुछ कन्वेंशनल ट्रू वैल्यू रेफरेंस स्टैंडर्ड ले लिया जिसका सपोज उसका प्योरिटी आपको पहले से स्टेटेड है कि भाई इसका इतना प्योरिटी है, इतना स्टैंडर्ड है। नाउ सेम मटेरियल को आप अपना मेथड से एक बार एनालिसिस करो, करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो ये रिजल्ट आपने जो अभी आप पहले जो कन्वेंशनल ट्रू वैल्यू आपको तो पास एक था, अभी आपने आपका मेथड से एनालिसिस किया, आपको एक वैल्यू मिला, तो ये दोनों वैल्यू के बीच में कितना क्लोज है, क्लोजनेस है, वही बोल रहे हैं। तो दैट इज योर मेथड एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये है मेथड एक्यूरेसी। नाउ इट इज हाउ टू डिटरमाइन, कैसे आप देखोगे आपका ऐसे काम, ऐसे में कैसे देखोगे। तो ऐसे में क्या रहता है, आप एक एनालिट लो नॉन प्योरिटी जिसका आपको प्योरिटी मालूम है, सेम आप एनालिसिस करो आपका मेथड में। अभी आप उस चेक करो आपका मेथड का दो वैल्यू के बीच में कितना क्लोजनेस है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सपोज आपका मेथड इन हाउस है, ऐसे का मेथड सपोज आपने ऐसे ले लिया, आपका मेथड इन हाउस है, सेम प्रोडक्ट का ऐसे का ऑलरेडी एक फार्माकोपियल मेथड है दैट इज ओएल वैलिडेटेड मेथड। अभी दोनों मेथड से आप एनालिसिस करो, एक तो आप आपका खुद इन हाउस मेथड से एनालिसिस करो और एक फार्माकोपियल जो ऑलरेडी कैरेक्टराइज ओएल मेथड उसमें से एनालिसिस करो। अभी दोनों रिजल्ट का क्लोजनेस और ट्रूनेस आपको देखना है कितना है। ओके दोस्तों, और क्या कर सकते हो, और आपका नोन क्वांटिटी of the drug substance to be analyzed have been added। सपोज आपने
आपका जो ड्रग प्रोडक्ट है और ड्रग सब्सटेंस है, सपोज 100 आपका जो कंसेंट्रेशन आपका है 100% कंसेंट्रेशन, जिसमें आपका सैंपल स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन मेथड ऑफ एनालिसिस में रहता है। आप आपके ऊपर 20% एक्स्ट्रा ऐड करो, 20% एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद आपका टोटल सैंपल कंसेंट्रेट हो जाएगा 100 + 20 120%। नाउ आप अभी एनालिसिस करो और ये जो 20% जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया वो आपको कितना आपका मेथड यूज करने के बाद कितना मिलता है। आपको 20 का 20 मिल रहा है कि 20 का 21 हो रहा है कि 20 का 19 हो रहा है, वो आपको दिखाना है। ये भी एक तरीका है एक्यूरेसी प्रूव करने का। इंप्यूरिटीज केस में क्या है, इंप्यूरिटीज केस में सिमिलरली आपको स्पाइक करना है नोन अमाउंट्स ऑफ इंप्यूरिटीज और कंपेयर द रिजल्ट विद एन इंडिपेंडेंट, और ये कर सकते हो, आपको स्पाइक कर सकते हो, मींस आपने नोन क्वांटिटी ऑफ इंप्यूरिटी, जैसे आपने ऐसे में मैंने बोला 20% एक्स्ट्रा ऐड करो, इसमें भी ऐसा ऐड करके देख सकते हो। और आप आपका एनालिसिस आपका मेथड से करो और सेम एनालिसिस ऑलरेडी कुछ एक फार्माकोपियल और कुछ ऑलरेडी वैलिडेटेड मेथड के साथ दोनों रिजल्ट में कंपैरिजन करो। ऐसा करके भी आप एक्यूरेसी दिखा सकते हो आपका मेथड का। फ्रेंड्स, ये जब आप एक्यूरेसी करते हो ना, तो इसको डेटा जनरेशन का कुछ आईसीएच गाइडलाइंस का रिक्वायरमेंट है, वो जो जस्ट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, तो ये एक एडेड इंफॉर्मेशन आप सोच सकते हो। तो देखिए आईसीएच गाइडलाइन के हिसाब से आपको एक्यूरेसी शुड बी असेस्ड यूजिंग ए मिनिमम 9 डिटर्मिनेशंस ओवर ए मिनिमम ऑफ 3 कंसेंट्रेशन। मींस आपका जो सैंपल आप एनालाइट है उसको डिफरेंट 3 कंसेंट्रेशन आपको बनाना है। सपोज आपने बनाया 40, 60, 80 और 60, 80, 100, ऐसा 3 डिफरेंट कंसेंट्रेशन बनाना, और ईच कंसेंट्रेशन का आपको 3 प्रिपरेशंस करना है। तो ठीक है, तो 3 कंसेंट्रेशन को 3 है तो 3:3 9 आपको ये एक्यूरेसी आपको दिखाना है। और दूसरा है एक्यूरेसी शुड बी रिपोर्टेड एज परसेंट रिकवरी बाय द एसे ऑफ नोन एडेड क्वांटिटी ऑफ एनालिटिक। मैं आपको बोला था, आपने जैसे 20% एक्स्ट्रा ऐड किया, उसका कितना परसेंट आपको रिकवरी आया वो आपको दिखाना है एज ए परसेंटेज, और एज इन डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू टुगेदर विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। फ्रेंड्स, अभी हमारे तीसरे पैरामीटर में हम लोग आ गए, दिस इज प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब क्या होता है दोस्त, जैसे आपने ऑलरेडी हम लोग देखा, फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी, मींस कितना स्पेसिफिक है, एक्यूरेसी मींस कितना एक्यूरेट है, प्रिसीशन मींस कितना प्रिसाइज है आपका मेथड। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, सपोज आपने एक होमोजीनियस सैंपल्स ले लिया और आपका मेथड से उसको 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स किया, ईच टाइम रिजल्ट आपको सेम आना है, और लिटिल बिट वेरिएशन एक्सेप्टेड विद इन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में वेरिएशंस आना है, वो ज्यादा फर्क नहीं आना है। एक एनालिसिस के आपको रिजल्ट आया 60%, दूसरे टाइम में आपने मेथड यूज किया आपको आया 80%, ऐसा होना नहीं है। वो फिर आपका बोलेगा आपका मेथड डिटेक्ट तो करता है, एनालिसिस तो होता है, लेकिन मेथड आपका प्रिसाइज नहीं है। तो पहले हम लोग आईसीएच का स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आईसीएच गाइडलाइंस में पहले क्या बोल रहे हैं, द प्रिसीशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एक्सप्रेसेस द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट, ओके, between a series of measurement obtained from multiple sampling of the same homogeneous samples under the prescribed conditions। तो देखा दोस्तों, इसमें तीन चार चीजें हैं, आपको ध्यान देना है। एक तो है बिटवीन ए सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स, मैंने आपको बोला कि मैंने 5-6 एनालिसिस करना है, नंबर ऑफ एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है फ्रॉम मल्टीपल सैंपलिंग एंड फ्रॉम द सेम होमोजेनियस सैंपल्स। मतलब सिंगल आपने प्रिपरेशंस किया, उसका डिफरेंट टाइम में मल्टीपल एनालिसिस करना है अंडर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। ये क्यों बोल रहा है, इसके बारे में और थोड़ा जानकारी देता हूं मैं, क्यों प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के बारे में बोला है। तो दोस्तों, फिर प्रिसीशन जो है ना, उसको जनरली 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। एक तो है रिपीटेबिलिटी, एक है इंटरमीडिएट प्रिसीशन, एक है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसमें से जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है ना, ये एक्चुअली अगर मेथड को स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो उसी के लिए यूज है। ये ड्रग फाइलिंग आप जब करते हो ना, डीएमएफ जब फाइल करते हो, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी डेटा का जरूरत नहीं है। तो ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया। नाउ रिपीटेबिलिटी क्या होता है, repeatability expresses the precision under the same operating conditions over a short interval of time. Repeatability is also termed intra-assay precision। So इसमें क्या रहता है, सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस में मतलब क्या रहता है दोस्तों, सेम इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, सेम लेबोरेटरी में आपने रिपीटेडली कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिव 3 डेज में आपने एनालिसिस परफॉर्म किया, और आपका रिजल्ट का क्या क्लोजनेस है, वो है रिपीटेबिलिटी। इंटरमीडिएट प्रिसीशन एक्सप्रेसेस विद इन लैबोरेटरीज वेरिएशंस, डिफरेंट डेज, डिफरेंट एनालिसिस, डिफरेंट इक्विपमेंट रजिस्टर। मींस इसमें क्या रहता है दोस्त, सपोज आपने मेथड वैलिडेट किया
आपका जो मेथड एनालिसिस आपके पास नंबर ऑफ लेबोरेटरीज है दोस्तों, बिग कंपनीज में सपोज पूरा इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज है। सो हर एक लेबोरेटरी में तो सेम एनालिस्ट नहीं रहता है, एनालिस्ट डिफरेंट हो जाता है। वो तो छोड़ो, इक्विपमेंट जो है सेम मॉडल तो नहीं रहता है, मॉडल भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और डिफरेंट और ऑब्वियसली एनालिसिस डिफरेंट डेज पे ही होने वाला है। तो ये जो है, तो हर एक केस में इवन दो इन दैट केस ऑल्सो आपका जो एनालिसिस है उसका रिजल्ट का क्लोजनेस होना है, वो प्रिसाइज, अगर आपका मेथड प्रिसाइज है ना, इतना वेरिएशंस के बाद भी वेरी एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर ही वो रिजल्ट देता है, उसको बोलता है रिपीटेबिलिटी, और सॉरी उसको बोलता है इंटरमीडिएट प्रिसिजन। Now दोस्तों reproducibility expresses the precision between laboratories usually to apply to standardization or methodology that I already discussed with you. फ्रेंड्स दिस इज प्रिसिजन के बारे में और थोड़ा मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं। जैसे रिपीटेबिलिटी अगर स्टडी आपको करना है ना, तो मिनिमम 9 डिटर्मिनेशन आपको कवर करना है, और 3 कंसेंट्रेशन 3 रेप्लिकेट ईच, और मिनिमम ऑफ 6 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 100% ऑफ द टेस्ट कंसेंट्रेशंस। इंटरमीडिएट वेरिएशंस करना है, टिपिकल मीन इंक्लूड डेज, एनालिस्ट, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। ओके, मींस डिफरेंट डिफरेंट डेज में, डिफरेंट एनालिस्ट में, डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट में आपका मेथड को आपको इंटरमीडिएट प्रिसिजन का आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी करना है, इंटर लेबोरेटरी ट्रायल। रिप्रोड्यूसिबिलिटी शुड बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फॉर इंस्टेंस फॉर इंक्लूजन ऑफ ए प्रोसीजर इन द फार्माकोपिया। आपको जनरल केस में ये डेटा नहीं चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी डेटा। Now recommended data, the standard deviation, relative standard deviation, generally precision is आप कुछ भी आपका मेथड ऑफ एनालिसिस ले लो, आपका मेथड प्रिसिजन इज बाय परसेंटेज आरएसडी इज द मेन थिंग। आप देखोगे कि आपका परसेंटेज आरएसडी लिमिट यूएसडी का क्राइटेरिया रहता है, आप कितना स्टैंडर्ड्स लेते हो, सपोज 6 स्टैंडर्ड्स लेते हो तो आई थिंक नॉट मोर देन 0.83 इट ऐसे रहता है। सो ये परसेंटेज आरएसडी मतलब आपने 6 स्टैंडर्ड रन किया, और 6 स्टैंडर्ड रन करने पर उसका एरियस जो आपको मिलता है, वो एरियस का परसेंटेज आरएसडी निकालो, तो वो आपको प्रूव करता है मेथड प्रिसिजन। फ्रेंड्स, मेरा ये प्रेजेंटेशन, ये शो देखने के लिए, अपना कीमती टाइम मेरे लिए स्पेंड करने के लिए आपको थैंक्स मैं बताना चाहता हूँ। अगर मेरा ये प्रेजेंटेशन का आपको किसी भी तरह कुछ भी हेल्प है तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आप आपका फीडबैक मेरे को जरूर दे सकते हो। ये मेरा ईमेल आईडी भी मैंने इधर लिख दिया। अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, और मेरे को बता भी सकते हो अगर और नेक्स्ट कुछ भी चीज क्या और दूसरा कौन सा पॉइंट्स में, कौन सा टॉपिक्स में आपको इस ऐसा प्रेजेंटेशंस आपको चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, और कोई भी लैंग्वेज में बता सकते हो, तो वो भी मैं इसके हिसाब से और भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। वंस अगेन आई वांट्स टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स।